रेडी। देखिए बच्चा सब, आज सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट है, 14वां पार्ट है, देख लीजिए 14 पार्ट है। ठीक, हम लोग पढ़ चुके थे सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक। 3 कारक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर। पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट, तीसरा क्या बोलिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट। ध्यान दीजिए, जब विलायक और विलय की प्रकृति समान हो, जब विलायक और विलय की प्रकृति क्या हो, समान हो, तो विलयन की विलेयता बढ़ती है, तथा प्रकृति असमान हो तो विलयन की विलेयता क्या होती है, वो घटती है। इसलिए कहा जाता है समान समान को भुलाता, लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे उदाहरण देखिए, विलायक विलय प्रतिफल दिए विलयन। पहला उदाहरण देखिए, जल मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है, इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड घुलाए आयनिक होता है, तो पोलर आयनिक दोनों का कैरेक्टर मिलता जुलता है, इसलिए पानी में नमक पूर्ण रूप से क्या होता है, घुल जाता है। अतः विलयन तो होगा लेकिन इसका विलेयता क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि पूरा घुल जाता है विलय। दूसरा उदाहरण देखिए, बेंजीन है कोवैलेंट और सोडियम क्लोराइड NaCl आयनिक, तो बेंजीन में NaCl सोडियम क्लोराइड नमक नहीं घुलता है, हल आंशिक रूप से घुलता है, पूर्ण रूप से घुलता नहीं है। अतः विलयन तो होगा लेकिन उसकी विलेयता उच्च नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, बोलिए, निम्न होगी। अतः स्पष्ट है विलायक और विलय की प्रकृति समान हो तो विलयन की विलेयता बढ़ेगी, विलायक और विलय की प्रकृति असमान हो तो विलयन की विलेयता घटती है। आगे बढ़िए, चलिए दूसरा फैक्टर बचा सब, टेम्परेचर, ताप। ध्यान दीजिए, ताप बढ़ने पर विलयन की विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ने पर विलयन की विलेयता बढ़ती है, तथा ताप घटने पर विलयन की विलेयता क्या होता है, बोलिए, घटता है। निश्चित ताप पर विलयन की विलेयता सबसे अधिक होती है। ठीक, निश्चित ताप से और अधिक ताप बढ़ा दिया जाए तो विलयन की विलेयता क्या होता है, बोलिए, घटने लगता है। ठीक, और यह जो इफेक्ट होता है ना, ये टेम्परेचर का प्रभाव केवल लिक्विड सॉल्यूशन द्रवीय विलयन पर पड़ता है। गैसीय विलयन हो उस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, वो क्या पड़ता है, उसका जो विलेयता क्या होता है, बोलिए, घटने लगता है, अर्थात वह इंक्रीज नहीं करता बल्कि क्या होता है, बोलिए, डिक्रीज करता है। जैसे देखिए, गर्म पानी है, मिला के वह इसमें सॉलिड को घुलाए, सॉरी ठंडा पानी है, एकदम पूरा कुल ठंडा पानी है, उसमें जो सॉलिड को नमक या चीनी डालिए, देखिए धीरे धीरे चीनी या नमक घुलता है, विलेयता होगी लेकिन लो होगी। ये वही गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालिएगा, देखिएगा देने के साथ ही नमक पूरा गल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, विलेयता क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठंडे पानी का विलेयता लो होता है और गर्म पानी का विलेयता क्या होता है, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा सब, तीसरा है इफेक्ट, प्रेशर। देखिए, द्रव गैस विलयन का प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ता है, और दाब घटता है तो विलेयता क्या होता है, घटता है। लेकिन ये जो दाब है द्रव ठोस विलयन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ज्यादा बढ़ा देंगे द्रव ठोस विलयन पर, उसका दाब बढ़ने पर विलेयता क्या होता है, घट जाता है। ठीक, जैसे देखिए, ये वाटर है, सॉल्वेंट लिक्विड है, ठीक, सॉल्वेंट है, यहाँ पर गैस दे दिए हैं, कोई भी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रेशर नहीं दिए, नो प्रेशर। क्या देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट का लेयर अलग दिखाई पड़ता है और सॉल्यूट गैस का लेयर क्या होता है, अलग दिखाई पड़ता है। सॉल्यूशन हुआ बट विलेयता क्या हो गया, लो हो गया। लेकिन उसी पदार्थ पर क्या करते हैं, वेट 20 किलो का डाल देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं, क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, घुलने लगता है प्रेशर के द्वारा। ठीक, यहाँ पर इस विलयन का सॉल्युबिलिटी उच्च हो गया क्योंकि प्रेशर दिया गया, यहाँ पर प्रेशर नहीं दिया गया तो सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, बोलिए, निम्न हो गया, क्योंकि यह द्रव गैस विलयन है। यदि द्रव ठोस हो, पानी और चीनी में प्रेशर डालेंगे ना तो विलेयता बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, बोलिए, घटेगा। अब यहाँ पर हेनरी साहब आया, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए बच्चा साहब, हम लोग प्रेशर के बाद चलिए, ये जो देखते हैं विलयन का दाब, ठीक, विलयन का दाब और विलेयता हम लोग पढ़े हैं, विलयन का विलेयता होता है उसका दाब।
हेनरी ने विलियन की विलेयता और दाब का अध्ययन कर एक नियम का प्रतिपादन किए, जिसे हम लोग कैसा नियम कहते हैं? बोली हेनरी का नियम कहते हैं। बोली हेनरी ने विलियन के विलेयता और दाब के बीच संबंध स्थापित किया, अर्थात दोनों का अध्ययन किया है। अध्ययन कर एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहते हैं? हेनरी लॉ कहते हैं। यह नियम क्या है? किसी भी विलियन का दाब मूल अंश का समानुपाती होता है। अब देखिए यह सेंटेंस क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव दे दिया, किसका नियम है? हेनरी का, राउल्ट का, बॉयल्स का, क्या देंगे? हेनरी का। देखिए प्रेशर को दर्शाते P के द्वारा, मोल फ्रैक्शन को दर्शाते X के द्वारा। जब P समानुपाती X, मोल अंश बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, मोल अंश घटेगा तो दाब घटेगा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दिया गया है। देखिए हम लोग एक कांस्टेंट लिए KH, क्या लिए हैं? बोलिए KH। अब क्या हो जाएगा? P बराबर KH इंटू X, जहां KH बराबर कैसा कांस्टेंट? बोली हेनरी कांस्टेंट। यह जो समीकरण देखते हैं इसको कहते हैं हेनरी इक्वेशन। ये जो हेनरी कांस्टेंट देखते हैं ना, हेनरी कांस्टेंट का मान टेम्परेचर पर आधारित होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा हेनरी कांस्टेंट का मान घटेगा। पदार्थ एक ही हो लेकिन टेम्परेचर अलग अलग हो तो उसका हेनरी कांस्टेंट का मान क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। और वही पदार्थ का निश्चित टेम्परेचर होगा तो हमेशा उसका हेनरी कांस्टेंट का मान क्या होता है? बोलिए निश्चित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा सब, जहां हेनरी इक्वेशन में देखिए P बराबर पार्शियल प्रेशर, P बराबर पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब, X बराबर मोल फ्रैक्शन मोल अंश, KH बराबर हेनरी कांस्टेंट। ठीक, हेनरी कांस्टेंट KH का मान ताप पर आधारित होता है। बोलिए KH का मान किस पर आधारित होता है? ताप पर। निश्चित ताप पर पदार्थ का KH का मान, हेनरी कांस्टेंट का मान क्या होता है? बोलिए स्थिर रहता है, एकदम फिक्स रहता है। लेकिन ताप बढ़ने पर हेनरी कांस्टेंट का मान बढ़ता है तथा ताप घटने पर हेनरी कांस्टेंट का मान घटता है। स्पष्ट है, हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर का सीधा समानुपाती होता है। ठीक, चलिए कुछ हम लोग इस पर उदाहरण दर्शा देंगे। चलिए देखिए बच्चा सब, हेनरी कांस्टेंट का मान देख रहे हैं। हेनरी कांस्टेंट का मान किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर। बोलिए हेनरी कांस्टेंट का मान किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर। ताप निश्चित हो, पदार्थ निश्चित हो तो हेनरी कांस्टेंट का मान निश्चित होगा। ताप निश्चित है, पदार्थ ताप निश्चित है, ठीक, पदार्थ बदल देंगे तो हेनरी कांस्टेंट का मान बदल जाएगा। ताप अलग अलग है, पदार्थ निश्चित है तो उसमें भी हेनरी कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। चलिए कुछ लिस्ट दिखाया गया। जल में कुछ गैसों के लिए KH मतलब हेनरी कांस्टेंट का मान, गैस टेम्परेचर मतलब ताप केल्विन में है, KH मतलब हेनरी कांस्टेंट का केल्विन बार इकाई है। जैसे देखिए हीलियम का 293 केल्विन पर 144.97 केल्विन बार, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक, हाइड्रोजन का 293 केल्विन पर 69.16 केल्विन बार, नाइट्रोजन का 293 केल्विन पर 76.48। फिर देखिए नाइट्रोजन ही टेम्परेचर बढ़ा दिए 303 केल्विन कर दिए, हेनरी कांस्टेंट का मान क्या हो गया? बढ़ गया 88.84। घटा तो घटा, बढ़ा तो बढ़ा। ऑक्सीजन देखिए 293 पर 34.86। फिर ऑक्सीजन ही है, टेम्परेचर है 303 तो क्या हो गया? 46.82। आर्गन का 298 केल्विन पर 40.3 केल्विन बार। कार्बन डाइऑक्साइड का 298 केल्विन पर देखिए 1.67। फॉर्मल्डिहाइड का 298 केल्विन पर 1.83 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन बार। मीथेन का 298 केल्विन पर 0.413 केल्विन बार। विनाइल क्लोराइड का CH2 CHCl 298 केल्विन पर 0.611। ये लिस्ट है, अपना याद रखिएगा। और दिखाया गया टेम्परेचर बढ़ा तो KH का मान बढ़ा, घटा तो सबसे कम KH का मान क्या? बोलिए फॉर्मल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बच्चा से रीडिंग करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन का आंशिक दाब। इसमें एक नहीं है, दो है, अर्थात मिश्रण हो गया।
और कैसा द्रव होना चाहिए? वोलाटाइल होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। ठीक, वाष्पशील द्रव विलयन के आंशिक दाब का अध्ययन राउल्ट ने किया। वाष्पशील द्रव विलयन के आंशिक दाब का अध्ययन किसने किया? राउल्ट ने किया। और एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे राउल्ट्स लॉ का परिभाषा लिखा जाए। किसी भी वाष्पशील द्रव विलयन का आंशिक दाब मोल अंश का समानुपाती होता है। ठीक, माना कि यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना कि प्रथम द्रव पदार्थ का आंशिक दाब P1, दूसरे द्रव पदार्थ का आंशिक दाब P2, प्रथम द्रव पदार्थ का मोल अंश X1, दूसरे द्रव पदार्थ का मोल अंश X2, सॉल्यूशन विलयन का कुल दाब बराबर P, कुल दाब बराबर P। आगे बढ़े हम लोग। चलिए रेडी बच्चा साहब, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या कह रहा है, आंशिक दाब मोल अंश का समानुपाती होता है। P1 समानुपाती X1, मोल अंश बढ़ेगा आंशिक दाब बढ़ेगा, मोल अंश घटेगा आंशिक दाब घटेगा। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा रहे हैं। ठीक, तो देखिए P1 नॉट लिखे तो क्या हो जाएगा? P1 बराबर P1 नॉट इंटू X1, समीकरण फर्स्ट। सिमिलरली जहां फिर हम लोग दें सिमिलरली उसी प्रकार P2 समानुपाती क्या होगा? X2 बढ़ेगा P2 भी बढ़ेगा, X2 घटेगा P2 भी घटेगा। P2 बराबर P2 नॉट इंटू X2, समीकरण सेकेंड, जहां वेयर P1 नॉट एंड P2 नॉट इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। डाल्टन के सिद्धांत से जानते हैं कि आंशिक दाब का कुल योग कुल दाब के बराबर होता है। तो आंशिक दाब हो गया P1 प्लस P2 इक्वल टू कुल दाब क्या हो गया? P हो गया। समीकरण लीजिए 3। चलिए यहाँ तक आ गए हम लोग। चलिए बच्चा सर, समीकरण 3 था P बराबर P1 प्लस P2। समीकरण 3 में P1 और P2 मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 इन इक्वेशन थर्ड। अब P1 बराबर हम देखिए हम लोग लिख चुके हैं P1 नॉट इंटू X1। अब P2 बराबर क्या हो जाएगा? P2 नॉट इंटू X2। P बराबर P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट इंटू X2। समीकरण लीजिए 4। ये समीकरण 4 को कहते हैं डाल्टन पार्शियल प्रेशर इक्वेशन। ये इक्वेशन को हम लोग एक ग्राफ के द्वारा नीचे दर्शाएं। ये देखिए बेस हो गया, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ये जो तरीके वर्टिकल लाइन ये हुआ पार्शियल प्रेशर। ध्यान दीजिए X1 बराबर मोल फ्रैक्शन बराबर 0 है, ऊपर की ओर गया, इसका अर्थ हुआ बढ़ा। देखते हैं बढ़ा 0 से 1 मोल अंश बढ़ा, पार्शियल प्रेशर बढ़ा। फिर देखिए दूसरा जो है हम लोग का वोलाटाइल सब्सटेंस है X2 बराबर 0, लेकिन बाएं से दाएं गया तो क्या हुआ? मोल अंश बढ़ा, इसका भी आंशिक दाब बढ़ा तो बढ़ा, घटा तो घटा। अतः P बराबर P1 प्लस P2। दिस इज ए ग्राफ क्या दर्शाता है? डाल्टन पार्शियल प्रेशर ग्राफ को दर्शाता है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए बच्चा सब, आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन क्या है? वैसा विलयन जो अलग अलग सांद्रता पर अलग अलग ताप पर राउल्ट के नियमों का पालन करता हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। जैसे N हेक्सेन और N हेप्टेन को मिला देंगे आइडियल सॉल्यूशन, और N हेक्सेन में मिला देंगे 2 डेकेन को, तब आइडियल सॉल्यूशन समझ गए ना? अतः ये क्या होता है? पूरा मिल जाता है। ठीक, जब पूरा मिल जाता है ऐसे विलयन का टेम्परेचर क्या होता है? न तो बदलता है और न तो आयतन ही बदलता। 2 कंडीशन है। ऐसे विलयन का टेम्परेचर अपरिवर्तित रहता है, जिसको कहते हैं उष्मा। ऐसे विलयन का इंथैल्पी उष्मा डेल्टा H नहीं बदलता है, डेल्टा H बराबर 0। इस विलयन का आयतन वॉल्यूम डेल्टा V बराबर क्या होगा? बोलिए हो 0। न तो आयतन बदलता है न तो उष्मा बदलती है। ये 2 कंडीशन है। या कैसा विलयन का? बोलिए आइडियल सॉल्यूशन का। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चा सब वैसा सॉल्यूशन, वैसा विलयन जो अलग अलग सांद्रता या ताप पर राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता, इसी को हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे या रियल सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण या विलयन, बेंजीन एवं मिथनॉल का विलयन।
ऐसे विलयन का वाष्प दाब अनुमान से अधिक या कम होता है, ठीक, होने पर विलयन धनात्मक यानी पॉजिटिव डेविएशन एवं निगेटिव डेविएशन ऋणात्मक विचलन को दर्शाता है। अर्थात ऐसे विलयन का ऊष्मा और आयतन में क्या होता है, बोली परिवर्तन होता है। बोली ऐसे विलयन का ऊष्मा एवं आयतन में परिवर्तन होता है। हम लोग ऋणात्मक और धनात्मक विचलन के ग्राफ को दर्शाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चा साहब, हम लोगों का जो है ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें दो प्रकार का डेविएशन होता है, विचरण होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव का होता है, उसके लिए शर्त देखिए, ठीक। निगेटिव डेविएशन जब आंशिक दाब, ध्यान दीजिए, जब आंशिक दाब कुल दाब से अधिक हो जाए, जब आंशिक दाब कुल दाब से अधिक हो जाता है तो यह निगेटिव डेविएशन को दर्शाता है। इसको एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया। देखिए ये हो गया मोल फ्रैक्शन 0, ये हो गया 1। फिर देखिए X2 दूसरा पदार्थ है 0, ये क्या हो गया बोलिए, X2 बराबर 1। दाएं से बाएं गया तो बढ़ा, और नीचे में देखिए बाएं से दाएं आया तभी बढ़ा। अतः हम लोग डाल्टन का पार्शियल प्रेशर पढ़े हैं। आंशिक दाब का कुल योग कुल दाब के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, आंशिक दाब है P1 और P2 ग्रेटर देन P, कुल दाब का बराबर। अतः यह ग्राफ किसको दर्शाता है, निगेटिव डेविएशन को दर्शाता है। निगेटिव डेविएशन का उदाहरण क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिला देंगे ना, या किस प्रकार का डेविएशन हो जाएगा, बोलिए निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। क्योंकि ये जो देखते हैं ना क्लोरोफॉर्म, ठीक, इसके अणु टूट करके एसीटोन के साथ क्या होता है, बोलिए जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ेगा उसका इसका जो है ना हीट जो है डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा तो आंशिक दाब बढ़ जाएगा और हीट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए P इज लेस देन P1 प्लस P2। आगे बढ़िए पॉजिटिव में। चलिए दूसरा बचा सब पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचरण। धनात्मक विचरण का शर्त देखिए, जब आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर कुल दाब टोटल प्रेशर से क्या हो, टोटल प्रेशर से कम हो, तो यह पॉजिटिव डेविएशन को दर्शाता है। बोलिए जब आंशिक दाब कुल दाब से क्या हो, कम हो, यह पॉजिटिव डेविएशन को दर्शाता है। इसे ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया। देखिए नीचे का बेस जो देखते हैं ये मोल फ्रैक्शन है, वर्टिकल लाइन जो देखते हैं पार्शियल प्रेशर है, ठीक। ये जो देखते हैं ना ये पूरा डीप लाइन, ठीक, डीप लाइन क्या है, ये पार्शियल प्रेशर से अधिक दिखाई पड़ता है। तो P इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2, P1 और प्लस P2 से अधिक है, दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। इसका उदाहरण बेंजीन एवं इथेनॉल, बेंजीन एवं इथेनॉल का मिश्रण कैसा कहलाएगा, बोलिए पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। चलिए इस चैप्टर में मात्र एक चीज बचा हुआ एजियोट्रॉपिक, उसको भी पढ़ा करके हम लोग समाप्त करेंगे। ये सॉल्यूशन चैप्टर क्या हो जाएगा, बोलिए समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रेडी बच्चा साहब, देखिए सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हिंदी एजियोट्रॉपिक ही होता है, ठीक। इस मिश्रण को क्या करते हैं, मिलाते हैं ना, इसका जो रचना होता है, बनावट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसा द्रव जिन्हें एक विशेष अनुपात में परस्पर कर देने पर या मिला देने पर, परस्पर मिला देने पर विलयन की रचना द्रव एवं वाष्प में समान रहता है, तो इसे ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, न्यूनतम क्वथनांक का मिश्रण, दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, अधिकतम क्वथनांक का मिक्सचर, ठीक। मिनिमम देखिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर में क्या होता है, प्रेशर घट जाता है। प्रेशर क्या होता है, बोलिए घट जाता है। प्रेशर घट जाता है तो टेम्परेचर भी घट जाता है, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर भी घट जाएगा। अब इसका उदाहरण क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में देता है, नीट में, IIT में, जनरल एग्जाम में, हम लोग का इंटर के एग्जाम में। इथेनॉल
95%, उसमें 5% वाटर मिला हो, कहेगा 95% इथेनॉल एवं 5% जल का मिश्रण है, क्या कहेंगे, एजियोट्रॉपिक। उसमें दे दिया जाए कैसा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का है, मैक्सिमम है, बराबर है, कोई नहीं, क्या देंगे, मिनिमम का। मिनिमम का कंसेप्ट क्या लिखेंगे, प्रेशर घट जाता है, टेम्परेचर भी घट जाता है। दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर, अधिकतम क्वथनांक का मिश्रण। इसमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ठीक, अब इसका कंसेप्ट क्या लिखेंगे, HCl 22.2 22.2% एवं उसमें वाटर है 77.8%। अतः फिक्स रेशियो होता है, देखते हैं विशेष अनुपात एकदम इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए। ये मैक्सिमम का होगा, ये मिनिमम का। मिनिमम में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। चलिए आज हम लोग का सॉल्यूशन का लास्ट ये क्लास था। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद देखिए हम लोग शुरू कर सकते हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि फिजिकल में क्या है, क्लास में पढ़ाने में थोड़ा ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है। ठीक, समझाने में भी कठिनाई हो जाती है, उसके लिए फेस टू फेस कुछ लाइव क्लास आप लोग यदि लाइक करिएगा, फोन करिएगा, ठीक, तो हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे। आप लोग फोन करिएगा, हमको सूचना दीजिएगा कि आई लाइक लाइव क्लास, तो हम शुरू कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फेस टू फेस पढ़िएगा, देखिएगा, तो हमको भी मजा लगेगा, समझाने में लगेगा। ठीक, चलिए आज हम लोग का यहाँ पर सॉल्यूशन का लास्ट क्लास है। आप लोग अलग कॉपी बना लेंगे ऑर्गेनिक के लिए, ठीक ना। चलिए बेस्ट ऑफ लक। लॉकडाउन तो चल रहा है, घोषणा होने पर सबको सूचना मिलेगी और आप लोग अपना समय पर चले आएंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक।